हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो हमने चर्चा किया था कि वन और वन्यजीव के ह्रास यानी कि क्षति के कारण क्या है, क्या क्या कारक हैं जो वन और वन्यजीव को क्षति पहुँचा रहे हैं। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि वन और वन्यजीवों के संरक्षण की क्या क्या सरकार द्वारा नीतियाँ अपनाई गई हैं, क्या क्या योजनाएं चलाए जा रहे हैं जिससे वन और वन्यजीव का संरक्षण किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, जिससे आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में वन और वन्यजीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, वाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। हम इंडिया का नहीं, पूरे विश्व की बात करें, पूरे पृथ्वी की बात करें तो वन और वन्यजीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो हम पाएंगे कि वन और वन्यजीव हमारे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही ये फूड चेन या कह सकते हैं कि हमारे भोजन या ऊर्जा के मूल स्रोत भी हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वन और वन्यजीव हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पर टॉपिक से जिसको समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे जिससे चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखते हैं यहाँ पर, जैसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 2 संस्थाएँ हैं भारत में। ठीक है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो संयुक्त रूप से 1970 में 1970 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, पहली बार एक रिपोर्ट प्रकाशित थी, जिसमें रिपोर्ट में एक लिस्ट जारी किया गया रेड डाटा बुक के नाम से और दूसरा ग्रीन डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों को रखा गया था जो संकटग्रस्त थे। ठीक है, तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक जारी किया गया। साथ ही ग्रीन डाटा बुक असाधारण जो पौधे हैं उनके लिए जारी किया गया था। ठीक है, 1970 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो संरक्षण के क्रम में भारतीय सरकार ने एक अधिनियम लाया 1972 में। ठीक है, जिसको भारतीय वन्यजीव रक्षक अधिनियम जिसको बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1972 में। इसमें अनेक प्रकार से प्रावधान किए गए जिससे वन और वन्यजीवों को संरक्षित किया जा सके। जैसे वन्यजीव के जो आवास हैं उनको संरक्षित किया जाए, शिकार जो है गैर कानूनी जो शिकार किया जा रहा है अनेक प्रकार के जीवों की, उन पर प्रतिबंध लगे। साथ ही जो व्यापार होते हैं वन्यजीवों के, तो पूर्ण रूप से व्यापार पर प्रतिबंध लगे। और इस तरह से अनेक प्रतिबंध लगाकर वन और वन्यजीवों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसी प्रयास में केंद्र और राज्य स्तर पे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, नेशनल पार्क की स्थापना की व्यवस्था की गई। वन्यजीव विहार जो होते हैं, ठीक है, वन्यजीव विहार, इनकी स्थापना के लिए प्रावधान किया गया कि अलग अलग जीवों के लिए नेशनल पार्क स्थापित करके उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। जैसे बाघ के लिए, एक सिंघा का जो गेंडे होते हैं उनके संरक्षण के लिए, कश्मीरी हिरन के लिए, मगरमच्छ और एशियाई शेर। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल की स्थापना करके इनको संरक्षित किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने 1972 में अधिनियम लाकर इनको संरक्षित करने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में आगे बात करें तो वन्य और वन्यजीव के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के सरकार द्वारा, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, आरक्षित यानी कि संरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें वहाँ जिस क्षेत्र में जो जीव हैं उन्हीं स्थान पर उनके लिए संरक्षण प्रदान किया जाए, उनके लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए सरकार ने कई प्रकार से संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की है, जिसमें है कृत्रिम आवास। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल जो आवास है तो उनको स्थापित करके, जैसे हम जू के बारे में सुने होंगे, जू हमने देखा है, जू में कई प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं, उनके लिए उनके अनुकूल इकोसिस्टम को डेवलप किया जाता है, वहाँ पे परिस्थिति दी जाती है जिससे वो अपने विकास को आगे बढ़ा सके, अपना डेवलपमेंट कर सके और वो आसानी से यानी कि साधारण जीवन वहाँ जीवन यापन कर सके। तो आर्टिफिशियल आवास की व्यवस्था की जाती है, अनेक प्रकार को जीवों को एक साथ रखने का प्रयास किया जाता है और उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। आगे देखें तो इस क्रम में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो नेशनल पार्क की स्थापना करके भी भारत में
अनेक प्रकार से वन्य जीवों को संरक्षण करने का प्रदान किया गया है। नेशनल पार्क भारत में संख्या 105 है, ठीक है। नेशनल पार्क जिसमें पूर्ण रूप से शिकार करना, वहाँ पे आखेटन के लिए पेड़ पौधों को काटना या फिर वन्य जीवों को मारना वहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, ठीक है। तो इनकी संख्या 105 है। इसके अलावा बिहार या फिर जिनको अभ्यारण्य भी कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है इंग्लिश में, तो इनकी भी स्थापना करके, जैसे कि बर्ड सेंचुरी हो गया जहाँ पे पक्षियों के संरक्षण के लिए और उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। इनकी संख्या भारत में 543 है, 543 है, जिसमें को वन्य जीव और पक्षियों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। और तीसरा है जैवमंडल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कहते हैं। यह जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत क्षेत्र होता है। इसमें एक साथ कई प्रकार के जो जीव रहते हैं उन क्षेत्र को, यानी कि उस जैव विविधता वाले क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। और बाहरी जो भी हस्तक्षेप है, चाहे वो शिकार करना हो, उसमें लकड़ी काटने की है, पशुपालन की व्यवस्था, तो उन पर मनाही हो जाती है, उसको प्रतिबंधित कर देता है और जैव मंडल को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से कई तरह से सरकार द्वारा कृत्रिम आवास बनाकर भी जीवों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा बात करें तो सरकार द्वारा प्रजनन केंद्र जो हैं इनकी स्थापना की गई है। जैसे बहुत सारे जीव हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, उनकी गिनती कम हो रही है, वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं, तो उनकी संख्या कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार ने प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो मुरैना एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे घड़ियालों के प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा देखें तो बाघों के प्रजनन केंद्र की स्थापना नंदनकानन एक स्थान है उड़ीसा का, और वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो बाघ प्रजनन केंद्र और घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना करके भी इनकी संख्या, यानी कि जो जीव कम हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया। और एक पॉइंट वहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, ये एक परियोजना है जो सरकार द्वारा बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है उसके बढ़ाने के लिए परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत 1973 में 1973 में की गई थी। इसका उद्देश्य था, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर का मेन उद्देश्य था कि जो संकटग्रस्त जाति है बाघों की, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, ठीक है, उनकी संख्या को इंक्रीज किया जाए। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें इसकी शुरुआत एक सर्वे के अनुसार हुई। तो सर्वे हुआ 1973 में। उस सर्वे में पाया गया कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है, जो 20वीं सेंचुरी था उसके स्टार्टिंग टाइम में बाघों की संख्या जो थी वो थी 5500, लगभग 5500 इनकी संख्या थी। लेकिन 1973 आते आते 1973 में इनकी संख्या घटकर मात्र 1827 रह गई, ठीक है, 1827 ही रह गया, जिससे सरकार को लगा कि इनके संरक्षण करने की आवश्यकता है और इनके संरक्षण करने के लिए अनेक प्रकार के जो नेशनल पार्क है उनको स्थापित किया गया, जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में आप देखे होंगे, सुंदरबन जो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो सुंदरबन, ठीक है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, और बांधवगढ़, इसके अलावा सरिस्का जो राजस्थान क्षेत्र में, तो वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में बाघों के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क की स्थापना करके वहाँ पे संरक्षित किया गया उन क्षेत्रों को। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रावधान और क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।